पश्चिम बंगाल में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी होते ही खून खराबा, हिंसा, आगजनी शुरू हो गई है। निशाने पर है बीजेपी और उनके कार्यकर्ता। बीजेपी का आरोप है चुनाव नतीजे के बाद अब तक 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है तो आगजनी और तोड़फोड़ की भी कई घटनाएं हुई हैं। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। ओवैसी ने हिंसा के लिए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि लोगों की जिंदगी बचाना उनका पहला कर्तव्य है। ओवैसी ने कहा है कि किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य लोगों की जिंदगी बचाना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, वे अपने मौलिक कर्तव्य में विफल है। उधर बंगाल में बढ़ती हिंसा पर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। वह हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। हालांकि बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का अंदेशा चुनाव से पहले ही था। कई बार टीएमसी नेताओं ने खुले मंच से ये बात कही थी कि सरकार बनने के बाद बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। और चुनाव बाद बंगाल में अभी तक 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। वहीं बंगाल में दशकों तक शासन करने वाली वाम दल और कांग्रेस हिंसा बढ़ने पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर बंगाल में कब तक बीजेपी कार्यकर्ता मारे जाएंगे? क्या ऐसी घटनाओं पर ममता बनर्जी कभी लगाम लगाएंगी? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव नतीजे भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब वक्त है आकलन करने का कि किस पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में कैसा रहा। इस बार के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन एक बार फिर कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस के साथ जिस पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है उसकी भी नैया कांग्रेस ने डुबो दी है। बंगाल हो केरल, दोनों जगह कांग्रेस अपने सहयोगियों का भी सुपड़ा साफ करा चुकी है। वैसे तो केरल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। वाम दलों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को राज्य में शर्मनाक हार मिली है। लोकसभा चुनाव में 20 में से 19 सीटें हासिल करने वाले इस गठबंधन को सिर्फ 41 सीटों पर जीत मिली। यूडीएफ का प्रदर्शन सिर्फ एर्नाकुलम और कोट्टायम तक सीमित रहा। राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। राहुल ने वायनाड की जिन 7 सीटों पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया, उनमें से 3 सीटों पर चुनाव हार गई है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर जीत पाएंगे। उधर बंगाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पार्टी यहां एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। वैसे तो बंगाल में कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन आखिर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। हालांकि जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी ने प्रचार किया है वहां कांग्रेस की स्थिति और बुरी है। वहां के कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मतलब जहां राहुल गांधी की रैली हुई थी वहां भी पार्टी को गिने चुने ही वोट मिले हैं। कांग्रेस के साथ बंगाल में चुनाव लड़ने वाले वाम दलों का भी यही हाल है। पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि बिहार, बंगाल या केरल जहां भी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है वहां उसके सहयोगियों का भी वही हाल हुआ है जो कांग्रेस का हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी का नंदीग्राम से ना जीत पाना उनके समर्थकों को रास नहीं आया है और अब उस गुस्से में बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जलना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा का दौर बंगाल तक ना सिमटकर तमिलनाडु तक भी पहुंच गया है। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन में तोड़फोड़ की गई है। ऐसा ही घातक नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को भी मिला। ममता की जीत के बावजूद भी नंदीग्राम से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनके समर्थक हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त उनके कार्यकर्ताओं को जान का खतरा है। इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपना बयान जारी किया है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जिस प्रकार का मंजर बंगाल में देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बंगाल आज जल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और उनकी एक गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित हिंसा है। पात्रा ने आगे कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भाजपा ने 5 मई बुधवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही टीएमसी के गुंडों ने लगभग 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के घर और दुकान के साथ कई जगहों पर पार्टी कार्यालय भी जला दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों को जिन लोगों के बारे में ये पता चल रहा
है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है तो टीएमसी समर्थकों ने उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाना और उनके घर जलाने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी के इस रवैये का जवाब देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब देखना ये होगा कि धरना प्रदर्शन में बीजेपी किस तरह ममता बनर्जी के समर्थकों की अकल ठिकाने लगाती है। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में जिस तरह से सियासी हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये वाकई लोकतंत्र पर प्रहार है। अब सवाल है कि आखिर विपक्ष कहाँ गायब हो गया? बंगाल और तमिलनाडु हिंसा पर विपक्ष ने क्यों चुप्पी साध ली है? ऐसे में विपक्ष का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी भले ही तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन इस बार उसे बीजेपी से कांटे की टक्कर मिली है। बंगाल में टीएमसी को करीब 48 और बीजेपी को 38% वोट मिले हैं, यानी बीजेपी को टीएमसी से करीब 10% ही कम वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई हैं। हालांकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और वाम दलों का हुआ है। ये दोनों दल बंगाल से साफ हो गए हैं। पिछले चुनाव में 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि माकपा ने 26 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब दोनों दलों के एक भी विधायक विधानसभा में नहीं होंगे। कांग्रेस को 2.93% वोट मिले, लेकिन सीटें एक भी नहीं आई। साल 2011 के चुनाव में जब वाम दलों के लंबे शासनकाल का अंत हुआ था, तब भी कांग्रेस 42 सीटें जीतने में सफल रही थी। यही हाल लेफ्ट फ्रंट का भी रहा, जिसने कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। सूबे की सत्ता में लंबे समय तक काबिज रहे ये दोनों दल साथ भी आए, लेकिन बंगाल की जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 77 सीटों पर जीत मिली है और विधानसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी रहेगी। बीजेपी इस बार के चुनाव में हार कर भी जीत गई है और चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में आगे भी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच रहेगी। बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का नामो निशान मिट गया है, तो वहीं बीजेपी ने 3 से 77 सीटों तक पहुंचकर बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वाम के गढ़ में अब राम की एंट्री हो गई है। बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन कांग्रेस हारकर भी खुश है। कांग्रेस इसलिए खुश है कि बंगाल में बीजेपी की जीत नहीं हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर कई कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर कर दी है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की जमकर आलोचना हुई है, लेकिन अब कांग्रेस का एक धड़ा भी पार्टी की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर हम मोदी की हार में ही अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। दरअसल पूरा मामला यह है कि बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीजेपी को बुरी तरह पराजित करने के लिए बंगाल की जनता एवं ममता जी को धन्यवाद देते समय मुझे खुशी हो रही है। जाहिर है कांग्रेस प्रवक्ता का इशारा राहुल की तरफ है। बंगाल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई है। असम में AIUDF के साथ जाने का उसका फैसला सही साबित नहीं हुआ, जबकि केरल में भी 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इस बार वाम दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और वाम गठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा है। राहुल ने इस बार केरल में पार्टी का काफी प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने भी इस राज्य में प्रचार किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो इसलिए खुश है कि मोदी की हार हुई है। ऐसे में अब ये सवाल उठेंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी या मोदी को हराने के लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही खेला शुरू हो गया है। टीएमसी की गुंडागर्दी का खेला शुरू हो गया है। राजनीतिक हिंसा का खेला शुरू हो गया है। खून खराबा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार का खेला शुरू हुआ है। अभी तक कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को टीएमसी के गुंडों ने फूंक दिया है। इसके अलावा बीजेपी की माने तो 9 कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। बीजेपी के ऑफिस को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया है। राज्य में हिंसा का ऐसा खेल चल रहा है मानो ममता बनर्जी इसीलिए बंगाल जीतना चाहती थी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। मोदी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ से बात की है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कुछ महिलाओं की कथित तौर पर पिटाई की घटना पर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की चारों तरफ आलोचना हो रही है।
इस बीच उन्होंने प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। ममता बनर्जी ने समर्थकों से शांति बरकरार रखने और उकसावे के झांसे में नहीं आने की अपील की है। उधर बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा को लेकर बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरव भाटिया ने बंगाल हिंसा की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा से एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में भी बंगाल में यही स्थिति रहने वाली है। टीएमसी की गुंडागर्दी पिछले कई सालों से राज्य में चरम पर है और एक बार फिर चुनाव जीतने के साथ ही टीएमसी कार्यकर्ता खुलेआम लूटपाट मचाए हुए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याओं के लिए चिंता जता चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अपने इतने कार्यकर्ताओं के शहादत के बाद बंगाल को कैसे संभालती है, क्योंकि अब बंगाल में अगले 5 साल भी ऐसे ही गुंडागर्दी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।